नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों। सभी कैसे हो बेटा? जी हाँ, सभी को गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून मेरे प्यारे बच्चों, सभी कैसे हो बेटा? चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे अपना नया लेसन जो है मानव निर्मित वस्तुएं। क्या है? मानव निर्मित वस्तुएं। ठीक है। तो आप मुझे ये बताइए कि हम अपने आसपास जो भी वस्तुएं देखते हैं या जो भी चीजें देखते हैं वो क्या क्या है? क्या क्या देखते हो आप लोग? बता सकता है मुझे कोई? क्या क्या देखते हो बेटा आप अपने आसपास? जी हाँ, हम अपने आसपास पेड़ पौधे देखते हैं। हाँ, पेड़ पौधे देखते हैं, जीव जंतुएं देखते हैं। और क्या देखते हो बेटा? हाँ, हम अपने आसपास मकान देखते हैं, बहुत सारे बिल्डिंग्स देखते हैं, है ना? और घर देखते हैं, फर्नीचर्स है हमारे आसपास। आप जिस क्लासरूम में बैठे हुए हो वहां पर क्या क्या चीजें हैं आप सब बताइए मुझे। तो बच्चे, हम अपने आसपास ऐसे वस्तुओं को देखते हैं जो कि प्रकृति प्रदत्त भी है और साथ साथ मानव निर्मित वस्तुएं हैं। अब प्रकृति प्रदत्त चीजें और मानव निर्मित वस्तुओं में क्या अंतर है बेटा? बता सकता है मुझे कोई? बताइए, क्या अंतर होता है प्रकृति प्रदत्त चीजों में और मानव निर्मित चीजों में? क्या अंतर होता है बता सकते हैं आप लोग मुझे? हाँ, जो वस्तुएं प्रकृति में होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रकृति प्रदत्त चीजें या नेचुरल थिंग्स कहते हैं, है ना? और जो मनुष्य द्वारा निर्मित होती है वस्तुएं उन्हें हम मैन मेड थिंग्स या मानव निर्मित वस्तुएं कहते हैं। ओके, क्लियर है? तो हम इसको कैसे, इसका अंतर को कैसे स्पष्ट करेंगे बच्चे? देखिए यहाँ पर दो चित्र दिए हैं। एक वो चित्र है जिसमें कि बहुत सारी ऐसी वस्तुएं दी गई है जो मनुष्य द्वारा निर्मित है, जिन्हें हम मानव निर्मित वस्तुएं कहते हैं। तो जिन वस्तुओं को मनुष्य के द्वारा बनाया जाता है मानव निर्मित वस्तुएं कहलाती है, जैसे कि मकान, गाड़ी, साइकिल, साबुन, कपड़ा, खिलौने और भी बहुत सारी चीजें जो आपके आसपास आप देख रहे हो। आप उसका एक लिस्ट बना सकते हैं। ठीक है। तो मानव निर्मित वस्तुएं वे वस्तुएं जो मनुष्य द्वारा बनाई जाती है। अब यहाँ पर दूसरे चित्र में आप देख सकते हो, यहाँ पर पेड़ है, पत्थर है, यहाँ पर बहुत सारे पौधे लगे हुए हैं, है ना? रेत है। और ये देखो फल फूल सॉरी फल है, बहुत सारे सब्जियां हैं। तो ये सब क्या है? ये सब नेचुरल थिंग्स है या प्रकृति प्रदत्त वस्तुएं हैं। जो वस्तुएं हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं, जिन्हें हम नहीं बना सकते, है ना? तो ऐसे वस्तुओं को हम प्रकृति प्रदत्त वस्तुएं कहते हैं। ओके, जैसे कि फल, सब्जी, पेड़ पौधे आदि। तो ये सारी वस्तुएं क्या है? प्रकृति प्रदत्त वस्तुएं हैं। तो एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि मानव निर्मित वस्तुएं और प्रकृति प्रदत्त वस्तुओं में क्या अंतर है। तो आप क्या करेंगे? उदाहरण सहित जो है उसको लिखने का प्रयास करेंगे। ओके, चलिए बच्चे, अब अब क्या करने वाले हैं हम लोग? तो हम लोगों को मानव निर्मित वस्तुओं की, यानी कि हमने कहा मैन मेड थिंग्स की, मानव निर्मित, मानव निर्मित वस्तुओं की, वस्तुओं की आवश्यकता क्यों पड़ती है? की आवश्यकता क्यों पड़ती है? मुझे बता सकता है कोई? कि हम लोग हमारे प्रकृति में तो बहुत सारी चीजें हैं, हम उनका ही उपयोग कर सकते हैं, है ना? लेकिन हम लोग मानव निर्मित वस्तुओं का उपयोग क्यों करते हैं बच्चे? हाँ, प्रकृति में हमें बहुत सारे संसाधन प्राप्त होते हैं, है ना? लेकिन आदि काल में, जो पुराने काल में मनुष्य की आवश्यकताएं कैसी थी बच्चे? सीमित थी, है ना? यानी कि उनको बहुत कम चीजों की आवश्यकता पड़ती थी। वे क्या करते थे? कहीं पर भी पेड़ों के ऊपर या फिर गुफाओं में रह लेते थे, हैं? और क्या करते थे वो लोग? फल फूल जो उन्हें मिलता था, कंदमूल, वो सब खाकर खुश हो जाया करते थे। लेकिन जैसे जैसे जो है जनसंख्या बढ़ती गई, हमारी जो सभ्यता का विकास हुआ, है ना? सब क्या क्या हुआ? सभ्यता का, सभ्यता का विकास हुआ। फिर जनसंख्या बढ़ती गई, जनसंख्या
का बढ़ाव या बढ़ोतरी, ठीक है। जनसंख्या बढ़ती गई, सभ्यता का विकास होने लगा, वैज्ञानिक प्रगतियां, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था बहुत सारी वैज्ञानिक जो है प्रगति हुई है ना। तो संसाधनों से भर गए हमारे जितने भी हमारे दिन भर के जो कार्य हम लोग करते हैं, हम लोग क्या करते हैं बेटा, बहुत सारी हमारी मनुष्य की जो है आवश्यकताएं जो है वो बढ़ गई है ना। तो जैसे जैसे मनुष्य की आवश्यकताएं बढ़ती गई, उसी प्रकार से हमने क्या करना शुरू कर दिया, बहुत सारे वस्तुओं का निर्माण करना शुरू कर दिया, यानी कि मानव निर्मित वस्तुओं का भी विकास होने लगा। ओके। तो बच्चे, हम जो वस्त्र का यूज करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमें चाहिए रोटी मकान और कपड़ा, है ना। तो उसमें सबसे पहले हमें क्या चाहिए बेटा, कपड़ा चाहिए हमें, है ना, भोजन चाहिए, पानी चाहिए। तो वस्त्र जो है ये एक बहुत बड़ी मांग है, ये बहुत बड़ी चीज है हमारे लिए। तो जब हम वस्तुओं का प्रयोग करते हैं, है ना, किसका प्रयोग करते हैं बेटा, वस्तुओं का प्रयोग करते हैं, तो हम लोग किन किन चीजों की का उपयोग करते हैं, बताइए आप लोग मुझे। जी हाँ। एक देखिए, भवन निर्माण में, देखो भवन निर्माण में, जैसे कि हम लोगों ने कहा आपसे कि हम लोग आजकल बहुत सारी चीजों को, पहले हमने कहा कि मनुष्य कैसे रहता था, गुफाओं में रहा करता था, उसको जो है घरों की जरूरत नहीं थी, या पेड़ों में रहा करते थे, लेकिन जनसंख्या बढ़ने पर, सभ्यता का विकास होने पर उसको घर की जरूरत पड़ी, है ना। जैसे जैसे उसने कृषि करने लगे, वो लोग घर का निर्माण भी करने लगे। बेटा आजकल हम भवन का निर्माण कैसे करते हैं, भवन निर्माण में हमें किन किन चीजों की आवश्यकता पड़ती है बच्चे। पहले तो लोग सिर्फ मिट्टी से, या फिर जो है जो पौधे होते थे या पेड़ होते थे, उनकी उनसे उनकी जो अन्य अन्य भाग होते थे, उनसे घर बनाया करते थे, है ना। लेकिन जैसे जैसे हमारी जो विकास हुए, हमारी जो वैज्ञानिक प्रगतियां हुई, वैसे वैसे लोग नए नए प्रकार के घर बनाने लगे, भवन बनाने लगे। तो इसमें किन किन चीजों की आवश्यकता पड़ रही है हमें, सीमेंट, ईंट, सरिया, पत्थर, लोहे के गट, इन सब की आवश्यकता जो है भवन निर्माण में आजकल हमें हो रहा है ना। अब देखो बच्चे, हम जो घरेलू कार्य करते हैं, हम घर में क्या क्या कार्य करते हैं, सोचिए। हाँ बिल्कुल सही, कपड़े धोते हैं, भोजन पकाते हैं, सिलाई करते हैं, घर की सजावट करते हैं, बुनाई करते हैं। तो बहुत सारे कार्य हम लोग करते हैं घर में, है ना। तो बच्चे, हम जब सुबह से उठते हैं, उसके बाद से जिन जिन चीजों का हम लोग प्रयोग करते हैं या उपयोग करते हैं, आप बताइए मुझे, वो सारी चीजें कैसी है, मानव निर्मित निर्मित चीजें हैं, है ना। जैसे कि आप नहाने जा रहे हो, तो आपको क्या चाहिए होगा, साबुन चाहिए, बाल्टी चाहिए, उसके लिए कप चाहिए, टब चाहिए, है ना, तौलिया चाहिए। और अगर आप कपड़े धोने जा रहे हो, तो साबुन, डिटर्जेंट, बाल्टी, टब, इन सब का आप उपयोग करते हो। फिर भोजन पका रही है अगर मम्मी, या फिर आप किचन में उनकी सहायता कर रहे हो, आप देखते हो क्या क्या चीजें हैं वहां पर, गैस स्टोव है, कढ़ाई है, बर्तन है, चम्मचे है, बहुत सारी चीजें वहां पर है। ये सारी चीजें मानव निर्मित है ना। अब आपकी मम्मी सिलाई करती है, या आपकी मासी, या फिर आपकी नानी दादी जो भी सिलाई करते हैं, तो उनमें कौन कौन सी चीजों की आवश्यकता उन्हें पड़ती है, ऊन, सुई, सिलाई मशीन, इन सब का वो लोग प्रयोग करते हैं। घर की सजावट करते समय आप किन चीजों का उपयोग करते हो, बहुत सारे बल्बों का प्रयोग करते हो, गुलदस्तों का प्रयोग करते हो, है ना, फ्लावर पॉट्स का प्रयोग करते हो। तो ये सारी चीजें कैसी है बच्चे, ये सारी चीजें जो घरेलू कार्य में हम लोग उपयोग करते हैं, वो सभी मानव निर्मित वस्तुएं हैं, है ना। अब बेटा, औषधि में जो हम लोग औषधि का प्रयोग करते हैं, है ना। तो औषधि, जब हम लोग, क्या है औषधि, यानी कि जब हम बीमार पड़ते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं बेटा, औषधियों का या मेडिसिन का प्रयोग करते हैं, है ना। तो पहले क्या किया करते थे लोग, जड़ी बूटियों का प्रयोग करते थे, उसी से अपने रोगों का निवारण कर लेते थे, है ना। लेकिन आजकल जो है, बहुत सारे रोग हैं और उनसे संबंधित औषधियों का निर्माण हो रहा है बड़े पैमाने पर, रसायनों का प्रयोग हो रहा है और दवाइयों का भी प्रयोग हो रहा है ना। तो बहुत सारी बीमारियों को, उनके निवारण के लिए जो दवाइयां बनती है, वो सभी कैसे है, मैनमेड है या मानव निर्मित औषधियां हैं। अब मुझे कोई ये बता सकता है बेटा, प्रतिजैविक दवाई क्या होती है, बताइए। प्रतिजैविक दवाई, जब हम लोग बीमार पड़ते हैं, उन्हें हम एंटीबायोटिक कहते हैं।
तो वो दवाइयां हम लोग लेते हैं जिससे हम लोग जल्दी से ठीक हो जाते हैं। लेकिन चिकित्सक के यानी कि डॉक्टर के सलाह के बिना हमें क्या नहीं करना चाहिए, किसी भी दवाई का सेवन हमें नहीं करना चाहिए। ओके, चलिए अब हम कृषि की बात कर रहे हैं। तो कृषि के कार्य में, कृषि को के कार्य करते समय हमें पता है हम किस किस का उपयोग करते हैं बच्चे। बहुत सारी चीजों का, आधुनिक उपकरण का आजकल हम लोग प्रयोग करते हैं, है ना। जैसे कि हंसिया, खुरपी, फावड़ा, कुदाल, ये सब जो पुराने जमाने में जो लोग यूज करते थे वो भी मानव निर्मित थे। और आजकल जो है हल जोतने के लिए, फसल कटाई के लिए, सिंचाई करने, मड़ाई करने, इन सब के लिए भी क्या है आजकल बहुत सारे नए नए उपकरण आए हुए हैं। और ये सभी चीजें क्या है बच्चे, ये सभी चीजें, ये सभी वस्तुएं कैसी है, मानव निर्मित वस्तुएं हैं। इज दिस क्लियर? ये सभी को क्लियर हो गया बेटा? ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ओके, यस कहा है। क्या क्या बेटा आपने क्या क्या मैसेजेस मुझे भेजे हैं, मैं जरा देखती हूँ। ओके, राइट मैम, यूपीएस डोमेला, नीतू नीतू पटेल, बेटा बहुत बढ़िया तरीके से अपने नोट्स लिखे हैं। यूपीएस मटुका, यूपीएस भिखारीपुर, यूपीएस सॉरी सीएस उपारवार, पीएम श्री कॉम्पोजिट विद्यालय कुट्टूपुर। बहुत सारे मैसेजेस मुझे आए हैं बेटा आप सबको। देखो बच्चे, किरातपुर से भी बच्चों ने, यूपीएस डोमेला से नीतू पटेल ने भी उनके नोट्स भेजे हुए हैं। ओके यूपीएस, मैं आप डोमेला से हो नीतू पटेल जी, अच्छा बेटा बहुत बढ़िया। ओके ओके, तो इतने सारे बच्चों ने मुझे नोट्स भेजे हैं सब। ये देखिए, यूपीएस उपारवार, सभी बच्चे जो है बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ रहे हैं। बहुत बहुत प्रसन्नता मुझे हो रही है बेटा, आप इसी तरह से बने रहिए, इसी तरह से पढ़ते रहिए, ठीक है, हमारे लिए यही बहुत बड़ी बात है। ओके बच्चे, अब हम बात करते हैं संश्लेषित रेशे, ठीक है जो। ओके, आप मुझे बताइए, वस्त्रों की अगर हम बात करते हैं, ओके, जब हम वस्त्रों की बात करते हैं तो हम किस किस प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करते हैं, बताइए मुझे, कैसे कैसे वस्त्रों का हम लोग उपयोग करते हैं। जी हाँ, हम लोग सूती वस्त्र का उपयोग करते हैं, है ना। सूती वस्त्र, सूती वस्त्र यानी कॉटन ड्रेसेस, है ना। सूती वस्त्र, इसमें कौन से रेशों का प्रयोग हम लोग करते हैं, सूती धागों का प्रयोग करते हैं, सूती धागों का प्रयोग करते हैं, है ना। और ये इसका स्रोत क्या है, सूती कपड़े, जो सूती धागे हम लोग जहां जहां से हमें मिलता है, उसका स्रोत क्या है बेटा, कपास है ना। कपास, तो कपास से सूती धागों का निर्माण होता है और उसी से सूती वस्त्र का प्रयोग करते हैं जो हम गर्मियों के मौसम में पहनते हैं, राइट। अब दूसरा प्रकार का जो वस्त्र है वो है ऊनी वस्त्र। ऊनी वस्त्र, अब बच्चे, ऊनी वस्त्र जो है वो उसमें कौन से धागे का प्रयोग करते हैं हम लोग, ऊनी धागे का प्रयोग करते हैं, है ना। ऊनी धागे का प्रयोग, अब मुझे कोई ये बता सकता है कि ये जो ऊनी धागे हैं ये कहाँ से मिलता है, हमें कहाँ से प्राप्त करते हैं, या इसका स्रोत क्या है, कोई बता सकता है मुझे, बताइए जल्दी जल्दी से बोलिए। जी हाँ, भेड़ से, किसने कहा है, फ्रॉम कॉम्पोजिट विद्यालय कुट्टूपुर, भेड़ से। ओके, सीएस अनंतपुर से कहा है। जी हाँ, बहुत सही कहा आपने। ऐसे कुछ जानवर होते हैं, कुछ जंतु होते हैं जिनसे हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चे, ऊनी धागे प्राप्त कर सकते हैं, है ना। तो जंतुओं के बाल से, जंतुओं के बाल से हम लोग ऊनी धागे प्राप्त करते हैं जिससे कि हम लोग ऊनी वस्त्र पहनते हैं। अब हम ऊनी वस्त्र कब पहनते हैं, कौन से मौसम में पहनते हैं बेटा, कौन से मौसम में पहनते हैं हम लोग ऊनी वस्त्र, सर्दी के मौसम में, है ना। ऊनी के वस्त्र सर्दी ठंड में पहनते हैं, सीएस अनंतपुर ने कहा है, बहुत बढ़िया। तो ऊनी वस्त्र, हमें ऊनी धागे से ऊनी वस्त्र बनता है जो जंतुओं के बाल से हम लोग पहनते हैं। जी हाँ, यूपीएस बोरकला, यस यूपीएस मटुका, सेवापुरी, डोमेला, सभी ने सही आंसर दिया है, विंटर में पहनते हैं। सीएस राखी नेवादा, सबने कहा है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। यूपी सोन बरासा का भी आंसर आया है, ठंड में पहनते हैं, बहुत अच्छे। चलिए, अब तीसरा प्रकार का जो ड्रेस है वो है रेशमी वस्त्र, ठीक है, रेशमी वस्त्र। तो रेशमी वस्त्र जो है
उसको बनाने के लिए हमें कौन से धागे की आवश्यकता पड़ती है? रेशमी धागे की, है ना, सिल्क की आवश्यकता पड़ती है। सिल्क जो है, सिल्क के धागे की आवश्यकता पड़ती है। अब बेटा ये जो सिल्क के जो कपड़े होते हैं, ये हम कब पहनते हैं? रेशमी वस्त्र जो है ज्यादातर हम कब पहनते हैं बच्चे? बताइए। शादी में, यूपीएस डोमेला ने कहा है शादी में पहनते हैं, है ना। जी हाँ, पिलकोती आदमपुर ने कहा है ओके, रेशमी, रेशम के कीट से। जी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो बेटा आपने 7वीं कक्षा में तो पढ़ा ही होगा, शादी विवाह में या जो कोई ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जो बढ़िया तरीके से हम सज धज के जाते हैं, है ना, तो हम लोग ज्यादातर हम लोग क्या ऑप्ट करते हैं? रेशमी धागे से बने हुए रेशमी वस्त्र का प्रयोग करते हैं, जिसमें जिसमें जब हम पहनते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं, है ना। तो ये जो रेशमी धागे होते हैं, ये कहाँ से हमें प्राप्त होते हैं बेटा? इसके स्रोत क्या है? रेशम के, रेशम के कीट, है ना। रेशम के कीट से हम लोगों को क्या प्राप्त होता है? जी हाँ, रेशमी धागे हम प्राप्त करते हैं, जिसमें जिससे हम रेशमी वस्त्र बनाते हैं। अगला देखिए बेटा, अगला है टेरिलीन। क्या है? टेरिलीन। टेरिलीन, ये पता है आपको ये क्या है? ये टेरिलीन जो होता है ये एक संश्लेषित रेशा है। ठीक है, संश्लेषित रेशा है। अब ये तीनों देखिए बच्चे, सूती वस्त्र यानी कि सूती धागे, ऊनी धागे, रेशमी धागे, ये सब जो हमें प्राप्त होता है, ये सब हमें प्रकृति से या जंतुओं से प्राप्त होता है ना, है कि नहीं? लेकिन जो टेरिलीन होता है, जो टेरिलीन कपड़ा होता है, या फिर हम कहते हैं डेक्रॉन या पॉलिस्टर का कपड़ा या रेयॉन का कपड़ा, ऐसे जो कपड़े होते हैं, ये कहाँ से प्राप्त होते हैं? कोई बता सकता है मुझे? ये कैसे रेशे होते हैं जिनसे ये बनते हैं? बताइए, मैं देखती हूँ किसका आंसर आता है पहले। जी, सेरीकल्चर कहा है ममता जी ने, बहुत बढ़िया। तो रेशम की कीटों का जो पालन होता है बच्चे, उसी को हम सेरीकल्चर बोलते हैं। बहुत बढ़िया, ठीक है। अभी मेरा सवाल है कि जो टेरिलिन जैसे जो कपड़े होते हैं, उनमें किस प्रकार के रेशों का प्रयोग होता है? कोई बता सकता है मुझे? जी हाँ, संश्लेषित रेखे, CS रेखी राखी नेवादा से कहा है, संश्लेषित रेखे जो रेशे होते हैं ना, यानी कि जिन्हें हम सिंथेटिक फाइबर्स कहते हैं। तो हम यहाँ पे लिखे संश्लेषित, संश्लेषित रेशे। अब ये जो संश्लेषित रेशे होते हैं ना बेटा, इसका स्रोत क्या है? ये कहाँ से हमें प्राप्त होते हैं? ये मानव निर्मित होते हैं, ठीक है, मानव फैक्ट्रीज में बनाए जाते हैं, मानव निर्मित जो है रेशे होते हैं। तो देखा आपने, देखा। तो ऊनी वस्त्र, सॉरी, सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्र, रेशमी वस्त्र, टेरिलीन वस्त्र, है ना। अब बेटा अब मुझे ये बताइए, जो संश्लेषित रेशे होते हैं ना, और जो साधारण जो हम लोग ऊनी वस्त्र, सॉरी, हम लोग जो सूती वस्त्र का प्रयोग करते हैं, इन दोनों प्रकार के जो वस्त्र होते हैं, इनमें कोई अंतर होता है क्या? कोई मुझे बता सकता है कि जो सूती वस्त्र और, मैंने कहा आपसे, ये जो कपड़े होते हैं जो संश्लेषित रेशे होते हैं, उनमें क्या डिफरेंस होता है? ऐसे वस्त्रों को आप पहनते हो ना, ऊनी वस्त्र, सॉरी, सूती कपड़े भी आप पहनते हो, साथ साथ में आप संश्लेषित रेशों के बने बनाए हुए कपड़े जैसे कि नायलॉन, पॉलिस्टर, डेक्रॉन, ऐसे इस प्रकार के संश्लेषित रेशों से बने वस्त्र हम लोग पहनते हैं, है ना। संश्लेषित वस्त्र, ओके। अब मुझे कोई ये बता सकता है कि जो संश्लेषित वस्त्र होते हैं जैसे कि नायलॉन, पॉलिस्टर, डेक्रोन आदि, ये सब मानव निर्मित है, हमने कहा है ना। जी हाँ, कपड़े से गर्मी में आरामदायक होता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी, मानव निर्मित। सबसे पहला डिफरेंस हो देखो, संश्लेषित वस्त्र और जो हमारा जैसे कि सूती वस्त्र है, देख लिए, सूती वस्त्र, ओके। इन दोनों में क्या डिफरेंस आप पाओगे बेटा? जी हाँ, सूती वस्त्र जो होता है वो कैसा होता है? वो प्राकृतिक रेशे से प्राप्त होता है ना।
प्राकृतिक रेशा। और इसमें जो रेशे का प्रयोग होता है वो कैसा रेशा होता है? संश्लेषित रेशा। ओके, दूसरा डिफरेंस क्या बताया? जी हाँ, जी, संश्लेषित वस्त्र जब हम लोग पहनते हैं ना बेटा, तो वो आकर्षक होते हैं। संश्लेषित वस्त्र जो होते हैं बहुत डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में आते हैं, तो ये बहुत आकर्षक होते हैं, बहुत आकर्षक होते हैं। ओके, सूती कपड़े उतने ज्यादा आकर्षक नहीं होते हैं ना। यस। और बताइए मुझे, अधिक आकर्षक होते हैं संश्लेषित वस्त्र जो होते हैं, अधिक आकर्षक होते हैं। और बताइए, ये जो होते हैं संश्लेषित वस्त्र जो होते हैं, बहुत बढ़िया, CS राखी नेवादा से कहा है, कैसे होते हैं? बहुत आकर्षक होते हैं, साथ साथ में मजबूत एवं टिकाऊ होते हैं। मजबूत एवं टिकाऊ, यानी कि कितने भी साल आप इनका यूज कर लो, ये जल्दी से फटेंगे नहीं, खराब नहीं होंगे, है ना। तो ये कैसे होते हैं बेटा? मजबूत एवं टिकाऊ होते हैं, मजबूत एवं टिकाऊ होते हैं। दूसरा पॉइंट हमने लिख लिया। पहला पॉइंट तो ये संश्लेषित रेशे का बना है, दूसरा ये सूती वस्त्र की अपेक्षा अधिक आकर्षक होता है, तीसरा पॉइंट हमने कहा मजबूत एवं टिकाऊ। जी हाँ, किन्होंने कहा? जल्दी सूखता है, जल्दी सूखता है। बहुत बढ़िया बेटा, सूती वस्त्र जो है सूखने में समय लगता है ना। सूती वस्त्र को क्या होता है? सूखने में समय लगता है। लेकिन जो संश्लेषित रेशे के बने हुए कपड़े होते हैं वो कैसे होते हैं बेटा? जल्दी जल्दी सूखते हैं। ओके, जल्दी सूखते हैं। तो आपने देखा इन दोनों में क्या डिफरेंस है, देख लिया। संश्लेषित रेशे के बने हुए वस्त्र और सूती वस्त्र में डिफरेंस देख लिया। संश्लेषित वस्त्र संश्लेषित रेशे से बने होते हैं, सूती वस्त्र प्राकृतिक रेशे का बना होता है कि नहीं। और जो संश्लेषित वस्त्र होते हैं वो बहुत आकर्षक होते हैं। किससे कंपेयर करें? तो सूती वस्त्र से अगर हम कंपेयर करें तो बहुत आकर्षक दिखते हैं, मजबूत एवं टिकाऊ होते हैं, है ना। जी हाँ, और जल्दी सूखते हैं। तो ये पॉइंट्स बेटा आप याद रखिएगा, एग्जाम्स में पूछ सकते हैं ये आपसे। ठीक है, अब बेटा हम बात करते हैं, प्लास्टिक की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे हम? प्लास्टिक की बात करते हैं। ओके, तो प्लास्टिक क्या है बेटा? आप मुझे बता सकता है कोई कि प्लास्टिक क्या चीज होती है? जल्दी से बता सकता है मुझे कोई कि प्लास्टिक क्या है? जी हाँ, हम अपने आसपास या हम अपने जो अपना जो डेली लाइफ है उसमें हम लोग बहुत सारे प्लास्टिक का उपयोग करते हैं, है ना। कई प्रकार के प्लास्टिक का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो हमसे अगर पूछे कि प्लास्टिक क्या है, प्लास्टिक जो है उसका अगर डेफिनेशन पूछे यूपीएस बहाव से, बेटा ये कौन है? बच्ची का नाम क्या है? बताइए आप। यूपीएस भाव से, एक मिनट बेटा, आपका नाम क्या है? बहुत बढ़िया तरीके से आपने नोट लिखे हैं, बहुत बढ़िया, गुड। चलिए, अब जो है प्लास्टिक क्या है देखिए हम लोग। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों जैसे एथिलीन एसिटिलीन के उच्च अणुभार के बहुलक जो है प्लास्टिक कहलाते हैं। ठीक है, तो ये इसका डेफिनेशन है। क्या है इसका डेफिनेशन? है तो इसी तरह से आप उसका डेफिनेशन को लिखेंगे। यूपीएस सोन बरासा से बहुत सारे बच्चों ने नोट्स बना के मुझे भेजे हैं बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है जी। अब देखिए, तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों जैसे एथिलीन एसिटिलीन के उच्च अणुभार के बहुलक प्लास्टिक कहलाते हैं, है ना। अब देखो, ये जो प्लास्टिक होती है, जैसे इसके उदाहरण कैसे क्या है? बैकलाइट, नायलॉन, पॉलीथीन, टेफ्लॉन तथा पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये सभी क्या है बेटा? प्लास्टिक के उदाहरण है। क्या है ये? प्लास्टिक के उदाहरण है। ठीक है बेटा, छवि मौर्य कौन से स्कूल से है? CS खरखियाओं से।
बहुत बढ़िया तरीके से आपने नोट्स भेजे हैं, शाबाश। तो तो ये उदाहरण लिख लिए बेटा आप सबने। अगला देखते हैं, प्लास्टिक जो है उसके कठोरता एवं गलनांक के आधार पर, प्लास्टिक के प्रकार हम लोग देखेंगे तो कठोरता एवं गलनांक के आधार पर हम क्या करते हैं बेटा, प्लास्टिक दो प्रकार के होते हैं। ओके, मेनली दो प्रकार, ये नोट करके रखिए आप। क्या है? थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, दो प्रकार के होते हैं, थर्मोप्लास्टिक तथा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ओके, तो उनकी कठोरता और गलनांकता के आधार पर प्लास्टिक को हम दो विभागों में बांटते हैं, थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ठीक है, नोट कर लिया सबने? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब बेटा ये क्या होते हैं थर्मोप्लास्टिक और ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, क्या क्या होते हैं जरा देखें हम लोग। चलिए देख लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने अच्छी तरह से याद रखना है इसको। तो बेटा थर्मोप्लास्टिक, सबसे पहले तो थर्मोप्लास्टिक की बात करते हैं। ठीक है, तो थर्मोप्लास्टिक जो होता है वो इस प्रकार के जो प्लास्टिक होते हैं वो गर्म करने पर मुलायम और ठंडा करने पर कड़े हो जाते हैं। ओके, कैसे? उसको गर्म करने पर वे मुलायम हो जाते हैं और ठंडा करने पर कड़े हो जाते हैं। इनको पिघलाकर पुनः नया रूप दिया जा सकता है। ओके, यानी कि उसका पुनः पुनः जो है उसको पिघलाकर एक नया रूप हम लोग दे सकते हैं। किसको? थर्मोप्लास्टिक को। अब उसके उदाहरण देखिए आप, जैसे कि पॉलीथीन, हम लोग पॉलीथीन कवर्स का उपयोग करते हैं, है ना। पीवीसी का प्रयोग करते हैं, ये देखिए ये जो पाइप्स है ये पीवीसी पाइप्स हैं, देखा होगा आपने। तो ये उदाहरण है किसके? थर्मोप्लास्टिक के। तो ये आपने क्या याद रखना है कि थर्मोप्लास्टिक जो है वो गर्म करने पर मुलायम, ठंडा करने पर कड़े हो जाते हैं और इनको पिघलाकर नया रूप दिया जा सकता है। उदाहरण पॉलीथीन तथा पॉलीविनाइल क्लोराइड, जिसे हम पीवीसी कहते हैं। अगला देखिए बेटा, अगला है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ये कैसे प्लास्टिक होते हैं? इस प्रकार के प्लास्टिक गर्म करने पर मुलायम और ठंडा करने पर कठोर एवं खुरदरे हो जाते हैं। ठीक है, कैसे हो जाते हैं? ठंडे करने पर कठोर एवं खुरदरे हो जाते हैं। इनको पिघलाकर पुनः नया रूप नहीं दिया जा सकता। तो ये देखा आपने, इन दोनों में अंतर क्या है? थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में क्या डिफरेंस है, देख लिया बेटा। जो थर्मोप्लास्टिक है उसको दोबारा से नया रूप दिया जा सकता है पिघलाकर, लेकिन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो है उसको गर्म करके फिर मुलायम कर, यानी कि जो मुलायम हो जाता है लेकिन वो कठोर एवं खुरदरा हो जाता है, इसको पिघलाकर हम दोबारा नया रूप नहीं दे सकते। ठीक है, तो इसका उदाहरण है बैकलाइट। देखा आपने क्या उदाहरण दिया इसका? बैकलाइट। थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण पॉलिथीन एवं पॉलीविनाइल क्लोराइड यानी कि पीवीसी। तो इतनी बातें सभी बच्चों को क्लियर हो गई है बेटा? सब बच्चों को क्लियर हो गया है बच्चे? ठीक है, अगले क्लास में हम बहुत सारी और बातें करेंगे। आपके बहुत सारे मैसेजेस आए हैं। आज का क्लास आपको कैसे लगा बताइए? इजी था? समझ में आया है बच्चे? कॉम्पोजिट विद्यालय ने कहा है क्लियर है मैम, यूपीएस भिखारीपुर ने भी कहा है नाइस क्लास है मैम। जी हाँ, तो आपने थर्मोसेटिंग और जी हाँ, थर्मोप्लास्टिक में डिफरेंस को आपने पढ़ना है अच्छी तरह से। वेरी नाइस एंड इजी। ओके, बहुत अच्छा चैप्टर है ना? अच्छा चैप्टर है ये, इसीलिए आपको इजी लग रहा है। थैंक यू सो मच, आप सभी को धन्यवाद। तो आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करें। चलिए अगले क्लास में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।